जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल दुर्गेश्वर मैथ्स में। आज से एक नया अध्याय का स्टार्ट होने वाला है। अध्याय 2 बहुपद कक्षा 10वीं का। पिछली 3 क्लास में मैंने अध्याय 1 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके उस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद ये वीडियो देखें। तो अध्याय 1 का पूरा मैंने जो भी क्वेश्चन था उस वीडियो में डाल दिया गया। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अध्याय 2। इसमें हम अध्याय 2 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम 2024 के लिए, एमपी बोर्ड 2024 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा उस चीज को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहो क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। क्योंकि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अध्याय 2 से रिलेटेड, बहुपद से रिलेटेड, वो आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो अध्याय 2 बहुपद होता क्या है दोस्तों? तो बहुपद के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि दो बहुपद होता क्या है। तो बहुपद एक लाइन में देख लेते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद वो होता है जिसमें चर राशि घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब 0 से अनंत तक जाने वाली संख्या जो है वो चर राशि घात में। चर राशि जैसे x y z है ना, ये राशि चर राशि कहलाती है। तो इनकी घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर मान लो माइनस में घात रही तो बहुपद नहीं है। करनी में घात मतलब x अगर चर राशि करनी में आ गया तो बहुपद नहीं है। तो आपको इस चीज को देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमारे पास टाइम नहीं है इतना दोस्तों, तो हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है कि सबसे सरल क्वेश्चन होता है, बस आपको देख के बताना पड़ता है कितने इसके सुनने के दोस्तों। और एग्जाम में इतनी बार आया है कि इस बार भी आने के चांसेस थे दोस्तों। तो देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिया किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px ग्राफ नीचे आकृति में प्रत्येक स्थिति में px शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है। आपको शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप लोगों को बता दूं, बस आपको कुछ नहीं करना है। ग्राफ आपके सामने आएगा दोस्तों, उसमें बस आपको देखना है x अक्ष। x अक्ष देखना है दोस्तों। तो ये y अक्ष का कोई रोल नहीं है, बस आपको देखना है x अक्ष। ये x अक्ष है ना, जो आड़ी लाइन दिख रही है, जितनी भी आड़ी लाइन है ये क्या है, x अक्ष है। अब आपको ग्राफ को देखना है, जो ग्राफ कर्व बोलते हैं उसको, जो कर्व जाता है ऐसा, उसको हम कर्व बोलते हैं। तो आपको देखना है कर्व कितने एक्स अक्ष कितने बिंदुओं पर काटता है, कितने बिंदुओं पर काटता है। अगर जितने बिंदुओं पर काटेगा दोस्तों उतने ही हमारे शून्य होगा दोस्तों। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये हमारी ये एक्स रेखा है ना, ये एक्स रेखा है। आप देखो कि मान लो एक ग्राफ है, कर्व है ना, तो ये कर्व आप देखो कि यहाँ टच हो ही नहीं रहा है दोस्तों, इस एक्स अक्ष पर टच हो नहीं रहा है, ठीक है। ये एकदम सीधी लाइन की तरह। तो आप देखो जब ये टच नहीं हो रहा है या काट नहीं रहा है तो यहाँ शून्य कितने हो दोस्तों? कोई शून्य नहीं होंगे, है ना, कोई शून्य नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें देखना है कि जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष पर काट रहा है कि नहीं। अगर काटता हो तो हमारा शून्य निकलेगा, नहीं काटता तो शून्य नहीं है। तो इसको लिखेंगे दोस्तों कैसे कि ग्राफ, उत्तर कैसे लिखेंगे उत्तर? उत्तर ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष पर ग्राफ जो है, ग्राफ एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करता। एक भी बिंदु पर, ऐसे लिख दो, एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। तो इसके शून्य, तो इसके शून्य शून्य होंगे, शून्य होंगे, शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। ये 2 नंबर में अधिकतर पूछा जाता है। आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा, बस आपको बताना रहता है कि जो px है, एक्स अक्ष को, एक्स जो ग्राफ है, जो भी ग्राफ है, वो ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है दोस्तों। एक्स अक्ष पर देखना है आपको। तो ग्राफ जो है एक्स अक्ष को पर एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं। आप देख रहे हो ये ग्राफ, मान लो ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा दोस्तों। जैसे यहाँ देखो, ये एक्स अक्ष है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ चलते रहता है हमेशा। तो ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ कहाँ टच कर रहा है? यहाँ पर। आप देखो कहीं पे भी टच नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पर आके टच कर रहा है दोस्तों, ये यहाँ पर। तो आप बोलो कितने बिंदु निकलेंगे? तो एक बिंदु। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? ग्राफ एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष को ऐसा करना है, एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसका शून्य 1 होगा। बस आपको दोस्तों इतना चेंज करता है, और हर एक क्वेश्चन में आपको दोस्तों ये चेंज करना है। तो क्या है, अगर ये इस ग्राफ की बात करेंगे तो यहाँ कोई शून्य नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काटता है। इस ग्राफ की बात करेंगे तो देखो आप, ये जो अक्ष लिख रही है, ग्राफ दिख रहा है, ये एक बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें क्या लिखेंगे? ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है, तो इसके एक शून्य होगा, एक शून्य होगा। अब इस ग्राफ को देखो थोड़ा, इस ग्राफ में यहाँ पर एक्स अक्ष, यहाँ पर एक्स अक्ष कितने बिंदु पर काट रहा है? 1 2 3। यहाँ पर एक्स अक्ष जो ग्राफ है
वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 3 बिंदु पर दोस्तों। तो हम बोलेंगे ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यक 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे। 3 बिंदु पर तो 3 शून्यक। यहाँ पर देखो दोस्तों कि यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, 2। तो हम कैसे लेंगे, ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे। सेम यहाँ बताओ कितने होंगे दोस्तों, तो 1 2 3 और 4। यहाँ दोस्तों देखोगे आप कि ये जो ग्राफ है ये जो है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है दोस्तों, ये काट रहा है 4 बिंदु पर दोस्तों। कितने बिंदु पर, 4 बिंदु पर। तो हम बोल सकते हैं ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके शून्य 4 होंगे। मतलब कि एक्स अक्ष को ग्राफ जितने बिंदु पर काटेगा उसके उतने शून्य होंगे दोस्तों। इतना आपको जानना है, ठीक है। जब भी आपके सामने इस प्रकार से डायग्राम आ जाएगा, पूछने की बताइए कि शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करोगे तो इसको देखेंगे तो एक भी नहीं है, मतलब शून्य शून्याङ्क है। यहाँ देखेंगे तो एक शून्याङ्क है, यहाँ देखेंगे तो 3 शून्याङ्क है, यहाँ देखेंगे तो 2 है, यहाँ देखेंगे तो 4 है दोस्तों। और भी ऐसे क्वेश्चन आपकी किताब में है जो आपको सॉल्व करना है इसको देख के। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको बस ग्राफ को देखना है और उसका आंसर लिखना है। बस एक लाइन लिखना पड़ता है दोस्तों कि यहाँ पर ग्राफ, यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु 1 पे काटेगा तो 1, 2 पे काटेगा 2, 3 पे काटेगा 3, 4 पे काटेगा 4। बस आपको यही चेंज करना है, को 2 बिंदु पर 3 बिंदु पर जो भी है काटता है। मान लो ये आ गया आपके पेपर में, तो क्या करोगे कि यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3, यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर, एक की जगह क्या आएगा 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो इसके शून्यक 3 होंगे। बस दोस्तों इतना करना है आपको कुछ, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, जो भी इसके आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं, लेकिन ये मोस्ट एमपी इसको अच्छे से कर लेना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो हमारे अध्याय 2 का दूसरा टाइप है, मतलब पहला टाइप जो हमने पढ़ा वो हमेशा 2 नंबर में आता है दोस्तों। मतलब अगर 2 नंबर क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों वहीं से आएगा, है ना, ठीक है। तो उसको अच्छे से कर लेना है। अब आपको बाय चांस अगर क्वेश्चन उसको 3 नंबर या 4 नंबर में देना होगा, तो क्या करेगा, जो आपकी पर्सनली है, आपकी जो पर्सनली है 2.2 का ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये आ सकता है दोस्तों। अब इसमें मैंने जो भी है क्वेश्चन 3 क्वेश्चन निकाले, या एमपी क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूं दोस्तों कि सवालों को सोल्व कैसे करना। अगर बाय चांस इसकी जगह दूसरे अंक आ जाएंगे तो उसको भी सोल्व कर सकते हो आप। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तरीका समझना है, उसके बाद आप बाकी सवालों को, इसके जैसे जितने भी सवालों को आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके साथ बनने लग जाएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं आपको इन सवालों को क्या करना है। देखो क्या लिखा है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात किए हैं। शून्य मतलब कि आपको जो भी चर राशि दी है, जैसे यहाँ x दी है, s दी है, यहाँ t है, सबके मान निकालना है, ठीक है। शून्य ज्ञात करना, उनके मान ज्ञात करना। और शून्यांकों तथा गुणांकों, इसके गुणांक दिख रहा है आपको, जैसे x इसका गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1, x का गुणांक क्या है 2, के बीच की सत्यापित जांच भी करना है। और उसके बाद जांच भी करना है आपको कि जो आपने शून्यक निकाले वो सही है कि गलत है, उसकी जांच भी करना है दोस्तों। तो बाय चांस से 4 नंबर में आ सकता है दोस्तों, और पिछली बार आया हुआ है ये 4 नंबर में, इसलिए इसको अच्छे समझना है दोस्तों। तो आइए करते हैं। सबसे पहले आपको इसको गुणनखंड विधि से तोड़ना होगा दोस्तों। गुणनखंड विधि से तोड़ना होगा तो कैसे करेंगे दोस्तों, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब कैसे करना है दोस्तों, यहाँ देखो x स्क्वायर गुणांक क्या है दोस्तों, x स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं, मतलब 1 मान लो, अभी कुछ नहीं है, मतलब 1। अब 1 का गुणा करो 8 में तो कितना आएगा दोस्तों, 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 एकम 8 आएगा दोस्तों। अब 8 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 8 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे -8 आना चाहिए, गुणा करने पे -8 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे -2। जोड़ो या घटाओ, दो चीज कुछ भी करो, एक चीज होगी उसमें से -2 आना चाहिए दोस्तों। तो सोचो ऐसा क्या हो सकता है, अगर मान लो हम 4 लेते हैं और 2 लेते हैं दोस्तों, तो 4 दूनो 8, गुना करने पर 8 आ रहा है, और 4 में से 2 घटाएंगे 2 भी आ रहा है दोस्तों। लेकिन हमें चिन्ह किसका लेना, हमेशा कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि पहले वाले गुणांक का लास्ट में जो अचर पद है उसमें गुणा कर देना, तो आपको 8 मिलेगा। अब 8 को 2 फैक्टरों में बांटना है, लेकिन 2 फैक्टरों में ऐसा बांटना है कि जो उसका गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए दोस्तों, लेकिन जोड़ने या घटाने पे -2 आना चाहिए दोस्तों। तो देखो हमने कर लिया 4 और 2, ये नक्की सही है, लेकिन हमें चिन्ह किसका लेना है दोस्तों, तो हमें गुणा करके लग क्या लाना है, -8। मतलब किसी एक का चिन्ह प्लस होगा, किसी एक का चिन्ह माइनस होगा, तभी तो गुणा जब करते हैं हम चिन्हों का तो अलग अलग चिन्ह रहता है, तभी तो माइनस आता है दोस्तों। तो हम किसी एक का चिन्ह, अगर मैं इसका माइनस कर दूं और इसका प्लस कर दूं, ठीक है दोस्तों, तो देखो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4 में 4 दूनो 8, -8 आ रहा है दोस्तों इससे। अब देखो हमें क्या लाना है, -2 लाना है। -2 कैसे लाएंगे, अब बताओ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है घटता है, तो 4 में से 2 गया तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, लेकिन बड़े संख्या चिन्ह क्या है, -2, मतलब कि ये आ गया -2। मतलब हम एक जो है शून्यांक -4 लेंगे और एक 2 लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, ये x स्क्वायर ऐसा कैसे उतार देना है दोस्तों, माइनस इसको हमने जो तोड़ा है उसको इस प्रकार से उतार दो
कि यहाँ माइनस है, -4x लिखो। आप 2 भी आगे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन चिन्ह सहित आगे पीछे लिखना पड़ेगा। जैसे 4 है तो -4 लिखा, अब प्लस 2x, मतलब आपने 2 को डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि इसका नाम है गुणनखंड विधि, खंडित करना इसको। तो इस मध्य पद को आपको ने 2 भागों में बांट दिया दोस्तों। अब -8 बचा दोस्तों, -8, ठीक है। मतलब आपका ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म में ऐसा कैसे रहेगा, और आपने बीच वाले को तोड़ा है दोस्तों, और बीच वाले को तोड़ा इसके द्वारा। अब आपको क्या करना है, 2 पद लेके कॉमन निकालना दोस्तों। इसमें से 2 पद ले लो, इसमें से 2, तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ x है और यहाँ x है ना, दोनों में x है, तो x कॉमन निकाल दो दोस्तों। तो यहाँ बचेगा x -4, यहाँ 4 बचेगा क्योंकि x बाहर हो गया, और यहाँ से भी x बाहर हो गया, तो x स्क्वायर है तो एक x बचेगा अंदर, माइनस ये x बाहर आ गया तो सिर्फ 4 बचे। यहाँ से कॉमन क्या निकला है, हमें क्या करना है, -2 कॉमन निकल जाएगा दोस्तों, -2 -2 नहीं +2 निकलेगा दोस्तों, क्योंकि हम अंदर हमें माइनस चाहिए। अब 2 कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, 2 तो निकल गया है, x बचेगा। अब यहाँ से 2 निकल जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 2 लिख सकते हैं 8 को। तो जब ये 2 निकल जाए तो बचेगा क्या दोस्तों, 4 बचेगा, लेकिन हमें माइनस में चाहिए 4, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया दोस्तों। अब आपको एक तरीका बताता हूं, कभी बाय चांस इसका आपने कॉमन निकाल लेकिन इसका नहीं कॉमन निकाल पा रहे, तो आपको देखना कॉमन निकल रहा है, 2 2 तो दोनों में है, तो 2 निकाल दिया, लेकिन चिन्ह यही कहीं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो 2 निकाल दे, कॉमन तो निकाल दे, अब आपको जो ये आया है गुणनखंड है ना कोष्टक में, ये का ये कोष्टक आपको इधर होना, हर एक क्वेश्चन में ये चीज होगी कि ये जो इधर आएगा वही इधर भी आएगा दोस्तों। अब क्या करना है, इन दोनों में से जो समान है उसमें से एक लेना है, तो x -4 लेना है, और इन दोनों से एक बनाना है, x प्लस 2, इस प्रकार से दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है दोस्तों, x -4 को बराबर 0 कर दो, और x प्लस 2 को बराबर 0 कर दो दोस्तों। अब क्या होगा, x का मान निकालना तो उधर कर दो, पक्षांतर कितना आएगा, 4 दोस्तों, x का मान कितना आ गया, 4, x शून्य किया है, इधर उसको करोगे पक्षांतर तो माइनस में चलेगा, -2, तो x मान कितना है दोस्तों, x आया -2। तो आपने अभी क्या किया, बहुपदों के शून्य ज्ञात किए, बहुपद के शून्य क्या हुए, 4 और -2। अब शून्य बोलते हैं, शून्य को अल्फा और बीटा से भी दर्शाते हैं दोस्तों, तो ये जो शून्य का है ये अल्फा और बीटा भी है, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे करना है क्या दोस्तों, इसके आगे करना है आप लोगों को शून्यक निकालना है दोस्तों, क्योंकि आपने शून्यक तो आ गया, अब आपको गुणांक निकालना, तो आपको इसके तुलना करना पड़ेगा दोस्तों, किसके, बहुपद से तुलना करना पड़ेगा दोस्तों। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक मतलब जो इससे प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये द्विघात बहुपद। जैसे मान लो x² + bx + c, इससे अगर तुलना करेंगे तो सबसे आगे देखो x², इसके आगे क्या है, गुणांक कुछ नहीं था, मतलब हमने 1 लगा दिया दोस्तों, तो a का मान कितना है, 1, b का मान क्या है दोस्तों, -2 है ना, c का मान कितना है दोस्तों, c का मान आ जाएगा -8। आपको चिन्ह सहित उठाना दोस्तों, तो आप ये जो है ये आप बाद में कर लो या पहले कर लो, बात एक ही है। अब आपने क्या करना है, एबीसी का मान निकाला, अब आपको क्या करना है, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, ये आगे हमारे गुणांक है ना, ये इसके गुणांक, जैसे x² गुणांक ये है, x गुणांक ये है, और 4 ये है, ये गुणांक है। अब आपने शून्यक निकाला, अब इनको बीच में सत्यता की जांच करना है दोस्तों, कि हमने जो भी शून्यक निकाले वो सही है कि नहीं, तो इसको मान लेंगे हम अल्फा है ना 4, इसको मान लेंगे हम बीटा -2। मतलब शून्यंक की बात करें तो अल्फा बीटा हमेशा याद रखना दोस्तों, कि शून्यंक को अल्फा बीटा भी कहते हैं। अब आपको कहना है सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए आपको 2 सूत्र याद करना है, अल्फा प्लस बीटा है ना, मतलब शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योग, मतलब शून्यंक एक अल्फा हो गए, एक बीटा हो गए, इनका योगफल क्या होता है, -b/a। अब -b/a क्या है दोस्तों, जो b है वो x का गुणांक है, यहाँ लिख सकते हैं आप दोस्तों, ऐसा क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, और जो a है, ओ सॉरी a/-b/a, जो a है x उसका गुणांक है दोस्तों, x उसका गुणांक, ठीक है, यही दोस्तों। और आगे चिन्ह आपको माइनस रखना है दोस्तों, -x² गुणांक। तो देखो हमने क्या लिया, माइनस, ये आप याद कर लेना दोस्तों, इसको अच्छा रहेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 4, प्लस बीटा का मान कितना है -2 कोष्टक में लिखो, बराबर -b का मान कितना है दोस्तों, -2, और a का मान कितना है दोस्तों 1। अब इसको सोल्व करो तो 4 + माइनस माइनस बराबर -+ +2,
1 का नीचे कोई मतलब नहीं है, तो 4 में से 2 गए तो 2, और इधर भी क्या। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अल्फा मतलब शून्यांकों का योगफल होता है और गुणांकों के बीच में तुलना करेंगे तो दोनों का मान कैसा आया दोस्तों, समान आया। मतलब हमने जो भी शून्यांक निकाले हैं अल्फा और बीटा का मान वो हमारा राइट है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको सवालों को करना है दोस्तों, अगर बाय चांस 4 नंबर में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। एक बार आप लोगों को समझना, ये चीज यहाँ पर नहीं आप लोग समझ में आए तो अच्छे से समझ लेना इसको, एक बार वीडियो 2-3 बार देखना, आपको समझ में आने लग जाएगा दोस्तों। अब ये क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इस सवाल को कैसे करना है। देखो यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ चर राशि टी है दोस्तों, तो यहाँ पर टी राशि टी जो है वो चर राशि और जो 15 है वो अचर राशि है। तो अगर हम इसकी बहुपद से तुलना करेंगे, मतलब द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, से तुलना, तो इससे तुलना करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर मतलब टी, यहाँ पर एक्स मतलब ये नहीं है कि 4 है, ये और ये 4 है, दोनों राशि 4 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर मान लो टी स्क्वायर मान लो, तो यहाँ आगे क्या है ए है और इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1, तो टी ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ए का मान टी 1 हो जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 1, क्योंकि टी स्क्वायर की बात करें इसके आगे कुछ संख्या नहीं मतलब 1 होगा। अब बात करेंगे बी एक्स से दोस्तों, अब बताओ मुझे कि यह समीकरण कभी इस टाइप से रहता -2t -15, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर b का मान है, लेकिन यहाँ b है ही नहीं दोस्तों, यहाँ b है नहीं, डायरेक्ट चर राशि मतलब c का मान दे दिया, तो यहाँ b का मान नहीं है तो हम b को मान लेंगे 0। ठीक है दोस्तों, और c क्या हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा हमारा -15। ये हमने पहले ही तुलना कर ली दोस्तों, हमने जो उसके गुणांक है उसकी तुलना हमने पहले ही करके गुणांक निकाल लिया दोस्तों। तो टी स्क्वायर गुणांक क्या है 1, बी है नहीं हमारे पास, बी एक्स है नहीं तो उसका चिन्ह हो जाएगा, और सी हमारे पास क्या है -15। इस प्रकार से हम उसके एबीसी के मान निकालेंगे दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर तो 3 पद नहीं है, तो इस सवालों को कैसे करते हैं दोस्तों, तो देखो इस सवाल को आपको करना क्या है, टी स्क्वायर और माइनस इसको करना है करनी के अंदर और 15 का वर्ग कर देना दोस्तों, है ना। अब ये क्यों किया मैंने आप लोग बताता हूं। हमें क्या करना था, इसको एक सर्वसमीकरण होती है हमारी, एक जो सर्वसमीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होती है सर्वसमीकरण हमारी दोस्तों। तो ये सर्वसमीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर में था, इसको हमें बी स्क्वायर में बनाना था दोस्तों। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या करा, इसको करनी लगा दिया। अब करनी क्यों लगे दोस्तों, क्योंकि हम इसका मतलब होता है करनी 15 का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है करनी 15 का 2 बार गुणा करना, और जब भी इस प्रकार से आता है तो इसका आंसर हमेशा 15 आता है, जो करनी के अंदर रहता है वही हमारा आंसर आता है दोस्तों। तो देखो इसको सोल्व करने में वापस 15 आ जाएगा दोस्तों, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। अब हमारा देखो क्वेश्चन कैसे बन गया, ये सर्वसम का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए हमारे पास क्या है टी और बी हमारे पास क्या है करनी 15, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा टी प्लस करनी 15, एक गुणनखंड ये बन जाएगा दोस्तों। इसके हिसाब से दूसरा गुणनखंड क्या है ए माइनस बी, तो टी माइनस करनी 15, ये हमारे गुणनखंड बन गए दोस्तों। आप चाहो तो इस सर्वसमीकरण यहाँ साइड में लिख सकते हो दोस्तों कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आया दोस्तों ये। अब हमने इसको तोड़ दिया गुणनखंडों में, अब आपको वही चीज करना है, इसको पहले 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर, तो टी प्लस करनी 15 बराबर 0 और टी माइनस करनी 15 बराबर 0। तो यहाँ टी का मान निकल के आएगा दोस्तों माइनस करनी 15। ठीक है, यहाँ टी का मान निकल के आया दोस्तों प्लस करनी 15, क्योंकि ये जब प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और जब माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो टी के मान हमारे 2 आ गए है ना, तो ये अल्फा का मान हो गया माइनस करनी 15, ये बीटा का मान हो गया करनी 15। अब आपको क्या करना है, जांच करना है दोस्तों। अब क्या करना है, जांच। तो जांच करते हैं, क्या होता है पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल ले। अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है इस सूत्र को अच्छे से याद करना। 2 सूत्र हमेशा याद करना, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए। ठीक है दोस्तों, तो आपको दोनों मान निकालना है और दोनों को टेस्ट करना है। तो हम इसमें क्वेश्चन में दोनों को हल करेंगे दोस्तों, सत्यापित जांच करेंगे। तो देखते आता कि नहीं, पहले अल्फा प्लस बीटा कर लेते हो दोस्तों। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस करनी 15 प्लस करनी 15, ये रखने के बाद आपको क्या करना है माइनस बी, तो माइनस तो आएगा, बी का मान कितना है दोस्तों यहाँ निकाला हमने 0, तो 0 रख दो और बटे में ए का मान 1 है दोस्तों। जब इसको सोल्व करें तो करनी से करनी कट जाएगा,
ये बचेगा 0 और इधर भी 0। तो देखो हमारा मान एकदम सेम आया दोस्तों, मतलब अल्फा प्लस बीटा के लिए तो सत्य हो रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों को योग और गुणनफल भी आप देख लो, ये होता है सी बटे ए, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस करनी 15 गुणा करनी 15 बराबर सी का मान कितना है दोस्तों, -15, और ए का मान कितना है दोस्तों 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा, इसका सोल्व करें तो 15 आएगा। जब मैंने अभी बताया था करनी 15 को करें तो 15 आएगा, और चिन्ह माइनस है इसलिए माइनस, और इधर क्या चलना -15। तो ये देखो दोस्तों सेम हो गया हमारा यहाँ पर, मतलब अल्फा प्लस बीटा के लिए भी सत्य है और अल्फा इंटू बीटा के लिए भी ये सत्य है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने पिछले 2 सवालों में आपको अल्फा इंटू बीटा करना नहीं सिखाया दोस्तों, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। तो आप चाहो तो इसको अल्फा इंटू बीटा भी करके देख सकते हो दोस्तों। तो ये 2 सूत्र उसमें आप लगा देना, पहले आप इससे चेक कर लेना अल्फा प्लस बीटा से, अगर मान बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद आप अल्फा इंटू बीटा से भी चेक कर लेना, अगर दोनों में मान सेम आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं दोस्तों। तो हमने दोनों तरीके से यहाँ कर दिया, पहले अल्फा प्लस बीटा से हल किया, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा से हल किया, तो दोनों में हमारे मान कैसे समान है, मतलब हमने जो शून्य निकाले हैं अल्फा और बीटा, ये मान सही है दोस्तों। ठीक है, आपकी किताब का बोले तो ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब आप लिख के ले लो कि इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आएगा दोस्तों, मतलब कि 2 नंबर में इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों को योगफल और गुणनफल आपको दिया है, मतलब आपको योगफल भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, योगफल दिया है गुणनफल दिया है, योगफल दिया गुणनफल दिया, मतलब आपको ये योगफल पहला जो है योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है ना, तो ये आपको दिया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों, तो हमें एक बहुपद याद करना है दोस्तों, जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र आपको याद करना है दोस्तों, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है, इसको अच्छे से याद करना है दोस्तों। द्विघात बहुपद अगर आप ये अच्छे से याद कर लेते दोस्तों तो इसके जैसे सब सवाल कर लोगे दोस्तों। बस आपको ये याद रखना है कि एक्स स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि यहाँ पहले आएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाना है, फिर अल्फा प्लस बीटा लिखना है, फिर गुणा में उसके हमेशा क्या रहेगा एक्स रहेगा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको बहुपद याद करना है दोस्तों। अब आपको कहना जब ये याद हो जाएगा द्विघात बहुपद, तो आपको ये जो दिया है, ये जो मान दिया है पहला क्या बोला है कि शून्यंकों योग एवं गुणनफल, योगफल और गुणनफल आपको क्रमशः दिया है, ये योगफल रहेगा और ये गुणनफल होगा। शून्य क्या होता है अल्फा और बीटा, तो योगफल ये है हमारा पूरा और गुणनफल क्या है दोस्तों ये है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आया दोस्तों, इसको कैसे करना है, जैसे 1/4 और -1 को आपको क्या करना है बहुपद ज्ञात करना है दोस्तों। तो बहुपद का व्यापक रूप आपको ये याद रखना है इसमें। तो क्या होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। ये आपको हमेशा लिख लेना दोस्तों। जो पहला रहेगा हमेशा याद रखना, जो पहला रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान रहेगा क्योंकि उसने पहले बोला है योगफल, उसके बाद जो कॉमा लगा है उसके बाद जो लिखा रहेगा वो अल्फा इंटू बीटा का मान रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान रहेगा। तो ये दोनों को आपको अच्छे समझ के उतार लेना दोस्तों। अब आपको लिखना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इसका मान रखना है दोस्तों। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और गुणा में क्या चल रहा है एक्स। ठीक है दोस्तों, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -1। इसको कोष्टक में लिखो ताकि माइनस माइनस प्लस होगा दोस्तों। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुना होगा, इसमें यहाँ बीच में गुना का चिन्ह रहेगा, इसमें गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा दोस्तों, ऊपर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों 1 बराबर 0। अब इसको सोल्व करना है दोस्तों, ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा, मतलब ये बटे में हमें नहीं चाहिए था यार, तो इसको बनाना पड़ेगा हमें, इसको भिन्न के रूप में बना दो दोस्तों। ये जब भिन्न के रूप में बाकी पद तो इसको भिन्न के रूप में बना। अब इनका सभी का एलसीएम निकालना दोस्तों। अब इनका सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, इनका सभी का एलसीएम आ जाएगा 4। एलसीएम होता है एक ऐसी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो सके, छोटी छोटी ऐसी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो सके। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 4, एलसीएम कितना आएगा 4। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब एलसीएम 4 आ गया तो अब 1 से इसको डिवाइड करके देखो, 1 से डिवाइड करते हो देखो कितनी बार जाएगा 4, तो 4 पे गुणा करना। या फिर आपने जब एलसीएम 4 ले लिया तो जिसके साथ 4 नहीं है, जैसे मान लो इसके साथ 4 नहीं है तो इसके साथ 4 पे गुणा कर दो,
4x² माइनस इसके साथ 4 है बटे में, तो इसको अच्छा कैसे रहने दो, इसके साथ मत लिखो, प्लस इसके साथ 4 नहीं है तो इसमें 4 का गुना करो, 4 एकम 4 बराबर 0, और बटे में क्या चल रहा है दोस्तों, एलसीएम लिया था हमने 4, मतलब 4 इन सबका गुना कर दो, एक काम करो 4 एकम 4 4 एकम 4 आया 4। अब क्या करना है, 4 उधर पक्षांतर को चला जाएगा तो 4x² माइनस x प्लस 4, और जब ये उधर जाएगा तो बराबर 0 गुना 4 बनेगा, तो हमारा फाइनली आंसर आएगा बराबर 0। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इतने आसान तरीके से आप निकाल सकते हो दोस्तों। आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा तो अभी ये क्वेश्चन तो हो गया दोस्तों। सेम ऐसा का ऐसा बटे वाला क्वेश्चन ये है दोस्तों, वहां पर हमारा 4 आया था, इसमें 3 आएगा दोस्तों, तो आपको इसका एलसीएम 3 लेके हल करना है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को ये करने वाला और जीरो वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ दोस्तों। बाकी ये और ये क्वेश्चन आप करोगे और आपकी किताब में और भी क्वेश्चन है उसको सोल्व आप करोगे दोस्तों। तो ये करना कैसे है, आपको हमेशा याद रखना है कि पहला जो मान रहेगा अल्फा प्लस बीटा का मान रहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0। अल्फा इंटू बीटा का मान दूसरा रहेगा तो वो क्या दिया है करनी 5, ये हो गया। अब द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x², ठीक है, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, ओ सॉरी अल्फा प्लस बीटा x, फिर क्या आएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हल कर रहे हो आप किस कौन सा सवाल, 0 और करनी 5 वाला, ठीक है। अब अल्फा का मान हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया करनी 5, आपको मान रखना है यहाँ हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, 0 गुना x, मतलब यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा, है ना, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है करनी 5 और बराबर 0। तो x², ये तो पूरा 0 बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 0 का किसी भी संख्या के साथ, किसी चर अचर राशि के साथ गुना होता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो दोस्तों ये वाला टर्म है ना पूरा 0 बन जाएगा, तो बचा क्या प्लस करनी 5, ये आपका हो गया दोस्तों आंसर। ये इतना सरल है दोस्तों कि आप इसको अच्छे से कर सकते हो। सेम यहाँ पर देखो एक और एक, यहाँ एक और एक रखोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा तो माइनस एक x बनेगा, यहाँ एक आया तो प्लस 1, तो ये तो और भी सरल है दोस्तों, इसको रख के करोगे तो और अच्छा रहेगा। ये और ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन करने के लिए आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो वीडियो है इसमें पूरा संपूर्ण आईएमपी क्वेश्चन जो अध्याय 2 के थे वो मैंने कवर कर दिया दोस्तों, है ना। आप ग्राफ वाले को अच्छे से देख लेना, वो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों 2 नंबर में, और उसके अथवा में आना हुआ तो ये क्वेश्चन आएगा, मतलब दोनों अथवा में आएंगे दोस्तों। तो दोनों को अच्छे से तैयारी कर लेना, बाई चांस एक नहीं आते एक तो रहेगा आपके पास। और आपको अगर 3 या 4 नंबर में आया दोस्तों तो सत्यात्मक जांच वाला अच्छे से कर लेना दोस्तों। उसमें क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के दोनों सूत्र अच्छे से याद कर लेना, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को निकाल के सत्यात्मक जांच कर लेना दोस्तों। तो पूरे वीडियो में आपको अध्याय 2 कवर कर लिया है दोस्तों, और भी अगले वीडियो में हम अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, अध्याय 1 और अध्याय 2 को अच्छे से रिवीजन करना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।